हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले बिहार एसआई मेंस एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे क्योंकि इसमें जो भी मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोग के डिमांड के ऊपर बनाया जा रहा है। आप लोग मांग रहे थे कि बायोलॉजी के क्वेश्चन को लाया जाए, तो मैंने आपके लिए बायोलॉजी के क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो भी था वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन क्या दिया गया कि आयुर्विज्ञान के इतिहास में निम्नलिखित 4 युगांतकारी घटनाओं में से सर्वप्रथम कौन सी घटना घटी थी। तो यानी फ्रेंड्स, आपको ये चारों के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे कि पहले कौन सी घटना हुई थी। तो मैं आपको एक एक करके सारे के बारे में बताऊंगा, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए। देखिए, इस क्वेश्चन का फिलहाल राइट आंसर तो हम लोग बात करेंगे लास्ट में, लेकिन सबसे पहले एक एक पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। जैसे अंग प्रत्यारोपण, अगर बात करें फ्रेंड्स की अंग प्रत्यारोपण सबसे पहले कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि उपमार्ग शल्य चिकित्सा, कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि शल्य क्रिया से रक्त के जो बहाव को मोड़ना, ये प्रक्रिया हुआ था। ये कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में कहते हैं कि परख नली शिशु यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी, जो आपको पता है, इसके बारे में आपको काफ़ी अच्छे से डिटेल में बताया था। ये 1978 में हुआ था, ठीक है। और फोर्थ में पॉइंट कह दिया है कि प्लास्टिक सर्जरी, शल्य चिकित्सा कह सकते हैं या फिर प्लास्टिक सर्जरी कह सकते हैं। सबसे पहले ये जो घटना हुई थी वो 1827 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ पे पूछा गया था कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लास्टिक सर्जरी, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। यानी फ्रेंड्स, एड्स का संचरण होता है, ये आपको बताना है। एड्स का जो संचरण होता है वो किस माध्यम से होता है। यानी फर्स्ट और सेकंड थर्ड पॉइंट यहाँ पे दिए गए, और तीनों पॉइंट्स को अगर पढ़ने के बाद हम बात करें तो क्या होगा करेक्ट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, एड्स एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है, ये आपको पता है। और ये किस विषाणु से होता है, यानी किस वायरस से होता है, तो HIV वायरस से होता है। ये तो आपको पता होगा। ये किस तरीके से फैल सकता है, तो ये लैंगिक संभोग से फैल सकता है। यानी फ्रेंड्स, रोग जो था और असुरक्षित यौन संबंध से हो सकता है, दूषित रक्त चढ़ाने से भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट जो कि करेक्ट होगा। लेकिन मच्छर तथा अन्य रक्त चूसक कीटों के काटने से ये नहीं फैलता है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट ही करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया। अगला प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सा प्राणी जिसे खुरपक्का रोग हो सकता है। खुरपक्का रोग को हम लोग क्या कहते हैं, मैं आपको वो भी बताता हूँ। फुट एंड माउथ रोग, ठीक है फ्रेंड्स। फुट एंड माउथ रोग के नाम से भी जाना जाता है खुरपक्का, ठीक है। देखिए, अगर बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर का, तो किसको हो सकता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स सुअर, पशु और भेड़, ये तीनों में हो सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन डी राइट होगा। इसके बारे में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और मैंने इंक्लूड कर रखा है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज को आगे बढ़ाया जाए, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि इसका सीरीज आगे बढ़ाया जाए, तो आपको एक काम करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊं, तो आप इस वीडियो को 200 लाइक टारगेट में रखता हूं। 200 लाइक अगर आप कंप्लीट करते हो, तो आपके लिए मैं बायोलॉजी का सेकंड पार्ट जो कि 50 क्वेश्चंस के साथ लाऊंगा, ठीक है। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो कि नहीं देखना चाहते हो। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वीडियो को 200 लाइक टारगेट कंप्लीट करना है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन ये बनता है फ्रेंड्स कि जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है, तो वो तथ्य क्या कहलाता है। उस तथ्य को हम लोग कहते हैं बहुप्रवाहिता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इन सारे क्वेश्चंस को आपको याद रखना है, डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तो इनका मतलब और इन सारे पॉइंट्स को याद रखते चलेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको बताया था ऊपर में कि एक क्वेश्चन और इंक्लूड किया, तो बस यही क्वेश्चन सही है। विश्व के कुछ भागों में विद्यमान महामारी पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है। तो हम लोगों ने ऊपर में देखा था फ्रेंड्स, जो फुट एंड माउथ होता है, जैसे खुर और पका रोग, एक विषाणु से होता है। और ये यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, विषाणु के कारण होता है। और उसी को मैंने बोला था फुट एंड माउथ रोग, जिसको हिंदी में किस नाम से जानते हैं, मुंह पक्का खुर पक्का रोग के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये विभिन्न जो खुर वाले जो जंतु होते हैं, पशु होते हैं, उनमें पाया जाता है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर और अन्य जो पालतू पशु हैं उनमें, या फिर जंगली पशु भी कह सकते हैं, ठीक है, इन सारे इंक्लूड इसमें किया जाता है। तो ऊपर में हम लोगों ने देखा था फ्रेंड्स कि भेड़ देखे थे, सुअर देखे थे, तो इस तरह से आप कह सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। यानी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो दिया गया ABCD करके उनको मिलान करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इनका मिलान किस तरह से पॉसिबल होगा।
सबसे पहले मलेरिया जो होता है, मलेरिया किससे होता है तो आपको पता है फ्रेंड्स, मलेरिया एक प्रोटोजोआ से होता है। और ये किस प्रोटोजोआ से होता है तो आपको पता होगा, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए का डी होना चाहिए। तो ए का डी कहाँ कहाँ मैच हो रहा है, ए का डी यहाँ पर भी, ए का डी यहाँ पर भी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जो पोलियो होता है, ठीक है फ्रेंड्स, पोलियो किसके द्वारा होता है तो आपको ये चीज़ पता होगा फ्रेंड्स कि पोलियो जो होता है वो एक विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी का 3 के साथ मैच होना चाहिए। तो बी का 3 यहाँ पर मिल रहा है। आगे देखते हैं तपेदिक जो होता है फ्रेंड्स, तपेदिक जीवाणु के कारण होता है, यानी कि सी का सेकंड के साथ मैच होना चाहिए, सी का सेकंड के साथ यहाँ पे मैच हो रहा है। और दाद एक प्रकार का कवक से होने वाला रोग है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस वीडियो को नहीं देखें जिसमें मैंने आपको मानव से होने वाले जितने भी रोग हैं उनको एक काफ़ी ट्रिक के साथ याद कराया, और इस वीडियो को देखने के बाद इस टाइप के क्वेश्चंस में आप कभी भी नहीं फंसेंगे, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, काफ़ी इजीली आपको याद हो जाएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है। अगला प्रश्न बनता है कि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रक्त का स्कंदन न होना। कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि अगर किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया हो जाता है तो उसको क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं बन पाता, ठीक है फ्रेंड्स, रक्त नहीं जमता है, जिसके कारण साधारण तौर पर भी अगर किसी को चोट लगता है, कट होता है उसके शरीर पे कहीं भी, तो वो क्या होता है कि जानलेवा हो सकता है। जब ब्लड रुकेगा ही नहीं तो आप सोचो कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। अगला प्रश्न दिया गया कि पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोप आधारित होता है। जो एंडोस्कोप आधारित होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर ये आधारित होता है एंडोस्कोप। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि एंडोस्कोप का कार्य क्या होता है। एंडोस्कोप का अर्थ ही होता है अंदर देखना, ठीक है। एंडोस्कोप मतलब अंदर और स्कोप का मतलब देखना, ये तो आपको पता है। इसका उपयोग क्या कहता है, इसका उपयोग होता है शरीर के जो अंदर के खोखले जो हिस्से होते हैं, जहाँ पर भी हमें अंदर की चीज़ों को देखना होता है वहाँ पर ये इसका प्रयोग किया जाता है। स्टेथो नहीं, एंडोस्कोप की पिक्चर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरह का होता है, और साथ ही साथ इसका यूजेज भी देख सकते हैं किस तरह से डॉक्टर यूज़ कर रहा है। क्लियर। आई होप कि आपको ये चीज़ पहले से भी पता होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है कि प्रतिजन ऐसे पदार्थ होते हैं। तो देखिए प्रतिजन इंग्लिश में इसको एंटीजन के नाम से जाना जाता है। एंटीजन ऐसे पदार्थ होते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है। किसी जीवधारी के शरीर में उपस्थित वे अणु जो रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है उसी को हम लोग कहते हैं एंटीजन, प्रतिजन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बनता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कुट के साथ सही उत्तर को हमें देखना है। तो चलिए एक एक करके मैच करते हैं, और ये क्वेश्चन हम लोगों ने एक बार किया भी था तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया था फ्रेंड, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन नामक जो हार्मोन होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं तो महिला के गर्भाशय से। ऑप्शन ए का सी के साथ मैच होना चाहिए, यानी कि ए का 3 के साथ, ए का 3 के साथ यहाँ और यहाँ दोनों में मिल रहा है। आगे देखते हैं टेस्टोस्टेरोन जो होता है फ्रेंड्स, ये अंडाशय यानी कि पुरुष के अंडाशय से संबंधित है, ये एक प्रकार का हार्मोन होता है, यानी कि बी के 4 के साथ, तो यहाँ दोनों में मिल रहा है। ओके आगे देखते हैं थायरॉक्सिन को आपको पता है थायराइड ग्रंथि से होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी, यानी कि सी का फर्स्ट के साथ मैच होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है तो अग्नाशय से होता है। अग्नाशय के बिट्टा जो कोशिका होती है वहाँ से ये रिलीज होता है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ जाते हैं तो इन दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है हार्मोन होता है, और ये महिला के गर्भाशय यानी कि कह सकते हैं ये महिला से संबंधित है, और ये टेस्टोस्टेरॉन जो देख रहे हैं वो होता है अंडाशय से, पुरुष के अंडाशय से। इस पॉइंट को याद रखेंगे, कन्फ्यूज नहीं करना है। अगला प्रश्न बनता है कि ब्रोका क्षेत्र, ठीक है, ब्रोका क्षेत्र मानव शरीर के किस भाग में पाया जाता है। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और इनमें से कुछ क्वेश्चन मैंने आपको मॉक टेस्ट में भी कराया था, तो आप इन सारे को याद भी रखेंगे, ठीक है। देखिए ब्रोका क्षेत्र जो होता है, ब्रोका क्षेत्र एक प्रकार का जो ये भाग होता है मानव शरीर के, जो कि मस्तिष्क का, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ याद होगा। मैंने बताया था कि ब्रोका क्षेत्र कहाँ पे होता है, तो आप एक बार पिक्चर को देख सकते हैं, पिक्चर में आपको दिखाई दे देगा कि ब्रोका क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, हाइपोग्लाइसीमिया का अभिप्राय है। तो हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया था फ्रेंड्स कि हाइपोग्लाइसीमिया किस तरह से होता है, इसका अभिप्राय क्या होता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया का अर्थ होता है कि रुधिर में निम्न शर्करा स्तर। निम्न शर्करा स्तर का मतलब ये हुआ कि जो इंसुलिन का स्राव होता है वो अधिक मात्रा में होता है। जैसे कि अग्नाशय से जो इंसुलिन निकलता है
अगर इंसुलिन की कमी से क्या होता है फ्रेंड्स कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है और इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लिसीमिया हो जाता है। तो अगर इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि रुधिर में जो शर्करा का स्तर है वो नीच हो गया, यानी कि नीचे हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय या फिर कैटाबॉलिक अपशिष्ट उत्सर्गित होते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी फ्रेंड्स वृक्क। ठीक है, वृक्क को हम लोग किडनी के नाम से जानते हैं या फिर इसको गुर्दा भी कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखेंगे और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और बताता हूँ जो कि पेपर में देखने को मिल सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है फ्रेंड्स कि इसका भार कितना होता है। तो इसको आप याद रखेंगे, लगभग 140 से 150 ग्राम इसका भार होता है। इन दोनों में से कोई भी एक दे सकता है। ठीक है, 140 से 150 ग्राम आपको याद रखना है। इसका मुख्य अगर कार्य के बात करें कि इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका मुख्य कार्य होता है मूत्र उत्पादन करना या फिर आप इसको कह सकते हैं इस तरह से कि रक्त का शोधन करना। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को याद रखेंगे। वृक्क जो होता है वो शरीर में उपस्थित जो अनावश्यक तत्व होता है वो मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल देता है, शरीर से बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से इसका कार्य होता है। बहुत अच्छा प्रश्न ये बन जाता है। अगला प्रश्न क्या दिया गया, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कुट का प्रयोग करके सही उत्तर हमें बताना है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अब और एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मलेरिया। देखिए फ्रेंड्स, मलेरिया के बारे में यहाँ पे अगर बात की जाए तो क्या होगा इसका राइट आंसर। मलेरिया मैच करता है ऑप्शन डी यानी कि रक्त कोशिका के साथ। अब यहाँ पे मैंने डी के साथ मैच किया तो इसका मतलब क्या था फ्रेंड्स। देखिए मलेरिया जो होता है, मलेरिया किस परजीवी से होता है, तो प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा फैलने वाला एक रोग है जिससे मनुष्य का जो रक्त कोशिका होता है वो प्रभावित होता है। इस तरह से यहाँ से मैच होता है फर्स्ट का 5। तो फर्स्ट का 5 यहाँ पे 1 और 2 दोनों में मिल रहा है। आगे देखते हैं सेकेंड अगर बात करें तो फाइलेरिया। देखिए फ्रेंड्स, फाइलेरिया का जो संबंध होता है वो लसिका पर्व से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी का 4 के साथ मैच होना चाहिए, तो बी का 4 के साथ मैच यहाँ पे हो रहा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको और भी थोड़ी सी जानकारी देता हूँ, जैसे कि मस्तिष्क शुद्ध। मस्तिष्क शुद्ध यानी कि आप यहाँ पे इसका टिक लगा सकते हैं। मस्तिष्क शुद्ध मस्तिष्क से संबंध रखता है और रक्त जो श्वेत रक्तता होता है, श्वेत रक्तता को एक इस नाम से भी कह सकते हैं कि श्वेत रक्तता का अर्थ होता है फ्रेंड्स कैंसर का एक प्रकार होता है। अर्थ नहीं, कैंसर का एक प्रकार होता है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। श्वेत रक्तता का मतलब, श्वेत रक्तता जो आप देख रहे हैं, श्वेत रक्तता एक प्रकार का कैंसर का प्रकार है जिसमें फ्रेंड्स अस्थि मज्जा में जो कोशिका होता है वो उसका असामान्य रूप से वृद्धि होने लगता है। यानी कहने का मतलब कि डी का फर्स्ट के साथ मैच होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अफीम पौधे का उत्पाद है जो प्राप्त होता है। अफीम देखिए फ्रेंड्स कहाँ से प्राप्त होता है। अगर आपने हमारे उस वीडियो को देखा होगा, मैंने आपको लुसेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने करा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया भी था। तो आप वहाँ पर अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए अफीम जो पौधा होता है वो किससे निकाला जाता है। तो अफीम एक प्रकार, आप स्क्रीन पर पिक्चर देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल से अगर लैंग्वेज में बात करना चाहें तो आप पिक्चर देखिए। इसको क्या कहते हैं, पैपेवर रोमनीफेरम। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसको कहते हैं पैपेवर रोमनीफेरम। और इसके दूध से जो होता है, दूध को सुखा करके बनाया जाता है अफीम। होना इसमें क्या होता है, आप जो इस पिक्चर देख रहे थे इसको क्या कहता है कि अगर इस पर आप कट मार्क कर दोगे, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कट किया गया था, तो कट करोगे तो वहाँ से क्या होता है कि दूध निकलने लगता है और जब वो दूध सूखता है तो गाढ़े रूप में हो जाता है और उस गाढ़े रूप को ही अफीम के तौर पर यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर मैं बात करूं कि अफीम में क्वेश्चंस क्या पूछा था कि अफीम में जो मार्फिन की मात्रा होती है कितना परसेंट होता है, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। अफीम में मार्फिन की मात्रा 12% होती है। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न ये दिया है कि कार्बोहाइड्रेट के प्राथमिक जो स्रोत है वो कौन से। कार्बोहाइड्रेट के प्राथमिक स्रोत कौन से। देखिए कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत तो पौधा होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत के बारे में बात करें तो चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, शक्कर इस तरह से आते हैं। लेकिन क्वेश्चन में प्राथमिक स्रोत पूछा गया था तो आप वहां से ध्यान रखेंगे पौधे प्राथमिक स्रोत के तौर पे आते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि सैक या फिर लाइकेन, इसको कह सकते हैं लाइकेन है। तो मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, लाइकेन जो होते हैं वो क्या होते हैं, कवक और शैवाल। ठीक है, लाइकेन कवक और शैवाल होते हैं। इसका सीधा संबंध सहजीवी से होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि इंसुलिन में मौजूद जो ट्रेस धातु होता है वो कौन सा है। तो इंसुलिन में मौजूद जो अगर धातु के बारे में बात करें तो जस्ता होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन के बारे में हम लोगों ने कई बार डिस्कस कर लिया। तो छोटा सा प्रश्न आपके लिए, इंसुलिन से रिलेटेड, इंसुलिन की खोज किसने की थी, आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है,
क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए फ्रेंड्स, क्लोरोफिल में अगर बात करें तो इसमें धातु होता है मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पत्तों का जो रंग हरा होता है वो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से वह वाहिका कौन सी है जो सीरा रुधिर को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ा तक ले जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फुसफुस धमनियाँ। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इन सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से याद रखना है। डायरेक्ट इसी टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे तो आप इनको हल्के में ना लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि सिक्रेटिन और कोलिस्टोकाइनिन पाचन हार्मोन होता है और ये कहाँ से स्रावित होता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो ये जो हार्मोन स्रावित होता है ये ड्यूडेनम से स्रावित होता है। और ड्यूडेनम किसका भाग होता है? तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ड्यूडेनम किसका भाग होता है? तो ये छोटी आंत का भाग होता है। ऑप्शन जो कि बी करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट बनता है कि हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से विरुद्ध अवरोधक का काम करते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शरीर की उष्मा का क्षय रोकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कह सकते हैं कि हमारे शरीर के ताप को बचाकर रखता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो अल्फा कैरोटीन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि त्वचा में उपस्थित होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अल्फा जो कैरोटीन है एक प्रकार का प्रोटीन का भाग होता है, प्रोटीन का रूप होता है जो कि बाल, नाखून, पंजे और खुर में पाया जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि त्वचा में उपस्थित होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। नेक्स्ट बनता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी कार्बोहाइड्रेट है जिसका प्रयोग दर्पणों को रजतित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? रजतित यानी कि रंगने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मड या फिर स्टार्च का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि अमरबेल या फिर इसको कहते हैं कुसकुटा। ठीक है, यहाँ पे कसकुटा नहीं कुसकुटा होना चाहिए था, कुसकुटा। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, पूर्ण तना परिजीवी। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अमरबेल क्या होता है। पिक्चर पे आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे दिया गया, ये किस तरह से होते हैं। ये किसी और पौधे पे क्या करते हैं कि चढ़ जाते हैं, लता टाइप के होते हैं, पतले पतले पीले रंग के। ठीक है, और इनको पूर्ण तना परिजीवी के रूप में जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और ये जिस पौधे पे जाते हैं उनसे अपना जो कि भोजन तैयार करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, भोजन, जल और खनिज लवण अवशोषित कर लेते हैं। क्लियर, एक तरह से कह सकते हैं कि दूसरे को होस्ट के तौर पे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि पादपों और प्राणियों में यह अंतर है कि पादपों में, देखिए फ्रेंड्स काफी अच्छा प्रश्न है कि पादपों और प्राणियों में यह अंतर है कि पादपों में क्या होता है कि स्थानगत वृद्धि होता है। अब कोई पादप है तो वो तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं चलता है, वो एक जगह पे स्थान पे रहता है और लेकिन उसका वृद्धि होता है। तो कह सकते हैं कि स्थानगत वृद्धि होता है। लेकिन अगर प्राणियों में बात करें तो प्राणियों में चालन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से याद रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा कोशिका का केंद्र, ऊर्जा केंद्र किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता के रूप में अल्टमैन को जाना जाता है, जिसने 1886 ईस्वी में इसकी खोज की थी। लेकिन इसका नामकरण किसने रखा था? माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम रखा गया था वो नाम रखा गया था बेंडा के द्वारा। ठीक है, बेंडा, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि ऊर्जा केंद्र क्यों कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, ऊर्जा युक्त कार्बनिक जो पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है, जिस वजह से कहते हैं कि ऊर्जा केंद्र, पावर हाउस कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि अवशेषी अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? अवशेषी अंगों का अध्ययन कहलाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, डिस्टिलियोलॉजी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? ठीक है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन यहाँ पे बोल रहा है कि प्रक्रम वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर प्रकाश संश्लेषण पे ध्यान डालें तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करते जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोष करेंगे यानी कि वो लेंगे तो मात्रा बढ़ेगी कहाँ से? वो तो घटता है। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा में बढ़ता है, इसलिए तो कहा जाता है कि जितना हो सके उतना पेड़ लगाया जाए ताकि ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाया जा सके और कार्बन की मात्रा जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटाया जा सके। तो कह सकते हैं ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले बस मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो का लाइक का टारगेट 200 आप कंप्लीट करोगे तो ही मैं इस नेक्स्ट पार्ट इसका लेकर आऊँगा।
आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, जो कि बहुत गलत बात है। आप लोग वीडियो को देखते हो, सिर्फ लाइक नहीं करते हो, तो ये बहुत गलत बात करते हो आप लोग। तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से जो विटामिन बनता है वो है विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यूज क्वेश्चंस यहाँ से मैं कुछ कुछ पूछ लेता हूँ, जो कि क्यूज क्वेश्चंस के तौर पे आपको नीचे कमेंट करके बताना कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आपको नीचे कमेंट करके बताना है। आज की इस वीडियो में मैंने 30 क्वेश्चंस लिया था फ्रेंड्स। अगर आप लोग का डिमांड रहा और आप लोगों ने जो भी मैं टारगेट रखा हूँ उसको अचीव कर लेते हो, तो मैं आपको सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।